जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज ये फिजिकल एजुकेशन का वीडियो है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट सिस्टम है और बहुत से क्वेश्चन इससे फंसते हैं और काफ़ी क्लियरेंस नहीं हो पाता कि बच्चे इसमें डाउट में रहते हैं। तो ये आज कुछ क्वेश्चन आंसर है। इसमें एक क्वेश्चन गलत है जो मैं टाइप करने के लिए दिया था। एक क्वेश्चन गलत टाइप है, उसको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है, और आपको उत्तर भी बताना है। देखते हैं आप लोग उसको पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते, ठीक है। और इसमें जो भी फिजिकल एजुकेशन के आप लोग हैं, भाई बहन हैं, चैनल पे एक यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का एक प्लेलिस्ट है, सारी वीडियो उसी में है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। और क्योंकि हम लोग काम तो जो होना था हो गया, अब आप लोगों की बारी है, तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। और ये तैयारी केवल आप लोगों की परीक्षा पास करने भर तक की है, उसके बाद इसका माध्यमिक में फिजिकल एजुकेशन में बहुत कम काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बताना है आपको क्या कार्य है। ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी भोजन को पचाना, सी रक्त को साफ करना और डी है हार्मोन को स्राव करना। इसका सही उत्तर बताइए। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। अब थोड़ा इसके ऊपर जान ले क्या है ये। श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है। उदाहरण, जब स्पोर्ट्स में इसको उदाहरण देखेंगे तब देखेंगे, जब आप दौड़ते हैं तो श्वसन तंत्र आपके शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये उत्तर दे दिया है, शायद इसको छुपाया नहीं गया, लेकिन ठीक है, चलिए आपको सीखने से मतलब है। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? ये इमेज है, मैं इमेज दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये ठीक है, ये इमेज है। गैसों का जो आदान प्रदान होगा वो होगा आपका, मैं डायग्राम में दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाए आप लोग, इस एरिया में होगा एक्सचेंज प्रोसीजर, ठीक है। ये क्या नाम है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हम हटाते हैं इसको। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? नाक, फेफड़े, दिल, यकृत और फेफड़े। तो सही उत्तर होगा फेफड़े। फेफड़ों में भी एक जगह होता है जो मैंने आपको फिगर दिखाया था, ठीक है। फेफड़ों में अल्वियोली एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। उदाहरण, जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में पहुंचती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है वायुमार्ग में, वायुमार्ग को किस नाम से जाना जाता है? फेफड़ा, ट्रैकिया, अल्वियोली और डायाफ्राम। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमार्ग को किस नाम से जाना जाता है? फेफड़ा, ट्रैकिया, अल्वियोली और डायाफ्राम। सही उत्तर बताना है आपको, और मेरे उत्तर बताने से पहले आपको बताना चाहिए ट्रैकिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ट्रैकिया है क्या। ट्रैकिया वायुमार्ग जो नाक और मुंह से वायु को फेफड़ों तक पहुंचाता है, ठीक है। उदाहरण, सांस लेने पर हवा ट्रैकिया के माध्यम से फेफड़े में पहुंचती है, एक नली टाइप की है, ठीक है। मैंने इमेज नहीं लगाया, लेकिन लगाना चाहिए था इस पर। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब मिलाते रहिएगा आप कितना सही कर रहे हैं। फेफड़ों में वायु छिद्रों को किस नाम से जाना जाता है? फिर क्वेश्चन सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। आप, फेफड़ों में वायु छिद्रों को किस नाम से जाना जाता है? ब्रोंकी, नासिका, अविलर और श्वास नली। ये इमेज भी आप लोग को शो करता हूँ, दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये है इमेज इसका, ठीक, ये रहा इमेज, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। अब इसको छोटा करते हैं और इसका उत्तर बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? और इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका एल्वियोली, ठीक है। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। अल्वियोली छोटे वायु क्षेत्र होते हैं जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, ठीक, एक्सचेंज प्रोसीजर। उदाहरण, सांस लेते इसमें ऑक्सीजन अल्वियोली में प्रवेश करती है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी मांसपेशी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? मैं इमेज दिखा देता हूं आपको। ये है इमेज इसका। ये क्या चीज है, किसके नीचे है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये भी बताना है आपको, ठीक है। और ये पूरा फिगर है। क्लियर? अब चलते हैं, इसको छोटा करते हैं। ऑप्शन 5 में है बाइसेप्स। पहले बात तो पता होना चाहिए बाइसेप्स क्या है। डायाफ्राम, हृदय और जांग की मांसपेशी। तो इसको जो एलिमिनेट करेंगे, बाइसेप्स से कोई मतलब नहीं, डायाफ्राम जांग की मांसपेशी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो एक अपर लिम्ब का है, एक लोअर लिम्ब का है। डायाफ्राम हृदय में मतलब ही नहीं है, तो डायाफ्राम, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा डायाफ्राम। इसका उत्तर डायाफ्राम। स्पष्टीकरण में डायाफ्राम श्वसन के दौरान फेफड़ों को फैलाने, एक्सप्लेन और सिकुड़ने एग्जिस्ट की मदद करता है। उदाहरण, गहरी सांस लेने से डायाफ्राम नीचे की ओर खिसकता है। क्वेश्चन ये बनता है कि गहरा सांस लेने पे डायाफ्राम ऊपर चलता है, ऊपर उठता है या नीचे? उत्तर सेम इसी में है। ये चेक करिए क्या है। श्वसन के दौरान फेफड़ों में फैलाने और सिकुड़ने में मदद करता है। उदाहरण, गहरी सांस लेने पे डायाफ्राम नीचे की ओर खींचता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, समान वयस्क मानव की श्वसन दर क्या होती है? 30 से 40 मर जाएगा, 12 से 20, 40 से 50 मर जाएगा, 5 से 10 बहुत ज़्यादा फिट होगा, बहुत ज़्यादा फिट होगा। तो ऑप्शन में होगा 12 से 20। ये एवरेज है, हालांकि 16 होना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति का। जितना कम होगा उसका मतलब उसका फिटनेस लेवल उसका हाई है, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या है। 12 से 20, ठीक है। मेरे हिसाब से नॉर्मल व्यक्ति का 16, और बहुत ज़्यादा फिट हो, योगा करता हो, उसकी हार्ट कैपेसिटी बड़ी हो, तब जाके उसका नीचे होता है, ठीक है। एक समान वयस्क की श्वसन दर 12 से 20 बार होती है। उदाहरण, आराम की स्थिति में श्वसन दर की स्थिति रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, फेफड़ों में रक्त से कौन सी नस जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सुनिए क्वेश्चन नंबर 7, फेफड़ों को रक्त से कौन सी नस जोड़ती है पूछ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी ए है, पल्मोनरी आर्टरी, करोटरी आर्टरी, कैपिलरी और पल्मोनरी वेन। सही उत्तर बताना है इसका, और जो सही उत्तर होगा, मैं इमेज है अभी, ये देखिए क्या है इसमें, ठीक। आप गैस करके बताइए, क्या पल्मोनरी आर्टरी सही होगा, वेन सही होगा, या पल्मोनरी वाल्व सही होगा, या सुपर वेना कावा सही होगा? ऑप्शन बताइए आप, क्या सही होगा, ठीक है। और सही इसका उत्तर होगा आपका, जो बिल्कुल क्लियर है, वो है आपका पल्मोनरी वेन। कहाँ पे है? ये देखिए इमेज में, ये एरिया है इसका, ये वाला पोर्शन वेन का है, ठीक। क्लियर? तो जब भी हम नोट्स बनाएं या इस टाइप के क्वेश्चन आंसर करें, तो फिगर पक्का बनाइए, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय क्वेश्चन बनता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन लेके जाता है? उदाहरण, ठीक है। तो ये पूछेगा क्वेश्चन, ठीक। अब जो उत्तर देना है आपको इसी में से मिल जाएगा। उदाहरण, शुद्ध ऑक्सीजन को युक्त रक्त पल्मोनरी वेन से हृदय में जाता है, ठीक है। आप चलते हैं, ये इमेज बहुत छोटा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगी। थोड़ा नीचे लेके आते हैं, और इसमें कुछ नोट्स भी हैं, इसको भी नीचे लाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है? किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है? ए, डिफ्यूजन, बी, सक्रिय परिवहन, और सी है परासरण, और डी है अधिशोषण, ठीक है। अब इसका उत्तर बताना है, और ये है इसका इमेज, ठीक है। गैस एक्सचेंजेस, इसको हटाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। थोड़ा बड़ा करते हैं, इसके नोट्स यहाँ पे हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं। अब देखते हैं क्या है। विसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैसों का उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में निम्न दबाव वाले क्षेत्रों से
की जाती है। श्वसन प्रणाली में विसरण तब होता है जब ऑक्सीजन वायु कोश एल्वियोली में रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वायु कोशों में जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसमें नीचे क्या दे रही है, विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते, उदाहरण एल्वियोली में ऑक्सीजन का रक्त होना। ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं, नहीं तो चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। श्वसन प्रक्रिया कौन सा चरण स्वैच्छिक है, वॉलेंट्री है? श्वास निश्वास दोनों में से कोई नहीं। घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा वेट कीजिए और ध्यान दीजिए। जहां आप श्वास ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो क्या ये कौन सी प्रक्रिया हो रही है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। और फिजिकल एजुकेशन करते करते ही सीखेंगे आप। कर लिए हो तो आगे बढ़ें। ए है श्वास, बी है निश्वास, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो श्वास ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं, तो दोनों होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। और जो उत्तर होगा ये होगा आपका दोनों। ठीक, चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और फिजिकल एजुकेशन से होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई इस टाइप के क्वेश्चन में डालता रहूँगा टाइम मिलने पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फेफड़ों में ऊतकों की सूजन को किस नाम से जाना जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। फेफड़ों में ऊतकों की सूजन को किस नाम से जाना जाता है? निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और प्लूरिस। ठीक है, तो सबसे पहले निमोनिया को डिकोड कीजिए, फिर अस्थमा को डिकोड कीजिए, फिर ब्रोंकाइटिस को आइटिस मतलब यहाँ पे दर्द, आइटिस शब्द लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे दर्द, पेन, जलन और सूजन संबंधित बात होगी। तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अस्थमा नहीं, प्लूरिस नहीं, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया में फेफड़ों में एल्वियोली की सूजन होती है और तरल भरा जाता है, इसे श्वास लेने में कठिनाई होती है। उदाहरण निमोनिया में मरीज को तेज बुखार और खांसी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन का सबसे अधिक प्रतिशत किस वातावरण में होता है? ऑक्सीजन का सबसे अधिक प्रतिशत किस वातावरण में होता है? वायुमंडल में, जल में, शरीर के भीतर या मांसपेशियों में? जनरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है इसने आपको और सोच के देखिए थोड़ा सा। ऑक्सीजन का सबसे अधिक प्रतिशत किस वातावरण में होता है? वायुमंडल, जल, शरीर के भीतर, मांसपेशियों? तो वायुमंडल में ही सब कुछ है, एवरीथिंग। ठीक है, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। उदाहरण सांस लेने के द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है। वायुमंडल में 21%। क्वेश्चन आएगा वायुमंडल में कितने परसेंट ऑक्सीजन है? तो 21%। उदाहरण सांस लेने के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 12, एल्वियोली किस प्रकार की संरचना है? ठोस नहीं, ठोस हो ही नहीं सकती क्योंकि मधुमक्खी छत्ते की तरह होती है। लचीली, आगे बढ़ेंगे। तरल नहीं, पारदर्शी नहीं, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, लचीली। ठीक है, स्पष्टीकरण क्या है? एल्वियोली लचीली होती है इसमें, जिसमें वो फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है। उदाहरण, जब गहरी सांस लेते हैं तो एल्वियोली फैल जाती है। ठीक है, और इसका इमेज भी देना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं दिया, कोई बात नहीं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? जनरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग गलती नहीं कर सकते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हीलियम। सही उत्तर बताइए आप मेरे उत्तर बताने से पहले, और इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। क्वेश्चन बनेगा नाइट्रोजन कितना वायुमंडल में? तो 78%। उदाहरण, नाइट्रोजन श्वसन में उपयोग नहीं होती लेकिन वायुमंडल का प्रमुख भाग है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में विकास में कौन सा अंग प्रमुख भूमिका निभाता है? दिल, श्वसन तंत्र की बात हो रही है। ठीक है, यकृत, मस्तिष्क,
और डायाफ्राम। अब आप इन चारों को डिकोड करिए। दिल किसका है? दिल किस सिस्टम का है? सर्कुलेटरी सिस्टम का है। यकृत किसका है? डाइजेस्टिंग सिस्टम का है। मस्तिष्क किसका है? नर्वस सिस्टम का है। ठीक है। और डायाफ्राम किसका है? ये आपका है, डिकोड करने पे ही मिलेगा, डायाफ्राम। ठीक है, श्वसन तंत्र का है। अब चलते आगे। हाँ, डायाफ्राम श्वास के लिए जिम्मेदार प्रमुख मांसपेशी। उदाहरण, जब आप गहरी सांस लेते हैं तो डायाफ्राम फेफड़ों के लिए जगह बनाता है। फिर देखिए इमेज दिया है कि नहीं, नहीं दिया इसका। डायाफ्राम श्वास के लिए प्रमुख जिम्मेदार मांसपेशी है। उदाहरण, जब आप गहरी सांस लेते हैं डायाफ्राम फेफड़ों के लिए जगह बनाता है। और ये जो मैंने क्वेश्चन बोला था गलत है, तो ये है क्वेश्चन वो, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, नहीं तो आप, हाँ, श्वसन तंत्र में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ब्रैडिकार्डिया, ट्रैचिकार्डिया, ब्रैडीनिपिया और ट्रैचिनिपिया और हाइपोक्सिया, एनीपिया। ये आपको डिकोड करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है ट्रैचिनिपिया, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है ये। और जो मैंने उत्तर देखा है इसका, ये है उत्तर जो मैंने छाटा है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। यह तीव्र श्वसन द्वारा आमतौर पर उथली होती है, जबकि हाइपरनिया तेज और गहरी हो सकती है। डिस्पेनिया से तात्पर्य सांस फूलने की अनुभूति से है और यह उच्च, समान या कम श्वसन दर के साथ हो सकता है। ठीक है। हाइपोनिया का मतलब होता है असमान रूप से गहरी सांस लेना और कठिनाई से सांस लेना, या तेज सांस के साथ या बिना हो सकता है। ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा, ठीक, सी। इसका उत्तर होगा सी, बी नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन चलते हैं। ब्रोंकाइटिस मुख्यतः किससे संबंधित है? ये इमेज है इसका, ये इसको हम बड़ा करते हैं थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। नाक, श्वासनली, ब्रोंकियल्स ट्यूब्स और फेफड़ों। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है आपका ये, ब्रोंकाइटिस मुख्यतः किससे संबंधित? नाक, श्वासनली, ब्रोंकाइटिस ट्यूब्स और फेफड़ों। ये इमेज है, देखिए ये ट्यूब की तरह है, तो ट्यूब्स, ये फेफड़े है, इसके अंदर एक वो होगा, ये है। ठीक। तो उत्तर इसका है ब्रोंकियल्स ट्यूब। ठीक है। स्पष्टीकरण क्या है? ब्रोंकाइटिस ट्यूब में सूजन। उदाहरण, ब्रोंकाइटिस से सांस लेने में कठिनाई होती है। क्या होती है? क्वेश्चन बनेगा कि ब्रोंकाइटिस में से क्या कठिनाई होती है, तो सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन, श्वसन तंत्र में कौन से अंग में हवा को नमी और गर्मी दी जाती है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। श्वसन तंत्र में कौन से अंग में हवा को नमी और गर्मी दी जाती है? थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन घुमाया। श्वसन तंत्र में कौन सा अंग को, ए है फेफड़े, नासिका मार्ग, गला और मुंह गुहा। ठीक है। इसका जो उत्तर बताना है आपको, और सही उत्तर होगा इसका नासिका मार्ग। क्या होगा? नासिका मार्ग। क्यों होगा? देखिए, नासिका मार्ग हवा को नमी और गर्मी प्रदान करता। उदाहरण, एग्जाम्पल भी है। और ठंड में नाक से सांस लेना हवा को गर्म करता है। ठीक है, हवा को गर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 18, कोरोनरी आर्टरी का काम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फेफड़ों को रक्त पहुंचाना, दिल को रक्त पहुंचाना, किडनी को रक्त पहुंचाना, मस्तिष्क को रक्त पहुंचाना। क्वेश्चन पूछेगा
कि कोरोनरी आर्टरी क्या काम करती है, तो ये बताना है आपको। और इमेज में देखेंगे आप तो ये इसका इमेज है, ठीक है, ये इसका इमेज है। चलिए इसको हटाते हैं। और इसका जो स्पष्टीकरण है वो है कोरोनरी आर्टरी दिल को रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाती है। उदाहरण, दिल के दौरे में कोरोनरी आर्टरी बाधित हो जाती है। तो दिल के दौरे में कौन सी आर्टरी बाधित होती है? कोरोनरी आर्टरी बाधित होती है। ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। और जो सही उत्तर होगा इसका आपका दिल को रक्त पहुंचाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां पहुंच चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से कैसे बाहर निकाली जाती है? क्वेश्चन ये है, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से कैसे बाहर निकाली जाती है? त्वचा के माध्यम से, मूत्र द्वारा, श्वास द्वारा, पसीने द्वारा। जनरल क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। और इसका जो उत्तर होगा श्वास द्वारा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। उदाहरण, जब आप श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। 20वां क्वेश्चन, श्वास के दौरान वायु में ऑक्सीजन की मात्रा किसकी तुलना में अधिक होता है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलप्रवास। और इसका जो सही उत्तर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। श्वास में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। उदाहरण, वायु में अधिकतर ऑक्सीजन होती है, ठीक है, लेकिन श्वास छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाती है, ठीक है। अस्थमा किस अंग को प्रभावित करता? अस्थमा नाक, हृदय, ब्रोंकियस ट्यूब और फेफड़े। जनरल क्वेश्चन है। ब्रोंकियस ट्यूब, अस्थमा ब्रोंकियस ट्यूब संकुचित हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि अस्थमा में ब्रोंकियस ट्यूब क्या स्थिति होती है, मोटी होगी कि पतली होगी? तो यहाँ पे पतली और संकुचित होगी। उदाहरण, अस्थमा के मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। 22वां क्वेश्चन चलते हैं। एक समान व्यक्ति के फेफड़े में कितनी मात्रा में वायु पकड़ सकते हैं? पहली बात तो वायु नापते कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए। सपोज मान के चलिए, थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। इधर आर्ट मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक व्यक्ति का लंग्स है। ये पूरा इनहेल करेंगे, मतलब पूरा अपना छाती को एक्सपेंड करेंगे, फेफड़े पूरा फैलाएंगे और जितना इस मैक्सिमम सांस को इनटेक कर लेंगे, बाद में जब इसको एग्जिस्ट में छोड़ेंगे तब भी छोड़ते समय कितना वायु छोड़ देते हैं उसको नापा जाता है, ठीक है। और इसकी जो प्रतिशत होगी उसको देखें क्या है। बलपूर्वक क्षमता पूरी तरह से सांस लेने के बाद फेफड़ों से अधिकतम जितनी हवा जबरन बाहर निकाल सकते हैं यह कुल क्षमता का लगभग 80% या 4.8 लीटर है, ठीक है। कितना है? 4.8 लीटर। तो इसके नज़दीक क्या है? ऑप्शन ए में 2.3 लीटर नहीं है, 4.6 लीटर, सॉरी 5.6 लीटर, 5 और 6 लीटर, 7 और 8 लीटर, 10 से 12 लीटर। 10-12 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2-3 लीटर कम है। तो जो सही उत्तर होगा आपका 4, सही उत्तर होगा आपका 4 से 6 लीटर। और इसमें क्या कह रहा है ये? 4.8, ठीक है, 4.8 80% है, तो यही होगा नज़दीक इसी में 4.8, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर, एक समान व्यक्ति की हो गया ये। ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से किस रूप में लाया जाता है? ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से किस रूप में लाया जाता है? हीमोग्लोबिन के साथ, रक्त में प्लाज्मा में घुला हुआ, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के साथ, रक्त में प्लेटलेट्स के साथ। 23वां क्वेश्चन है और सही उत्तर बताना आपको। और सही उत्तर होगा इसका आपका हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रक्त में यात्रा करते हैं। उदाहरण, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, फेफड़ों में कितने लोब होते हैं? 2, 3, 5, 4 और 5। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा 5, ठीक है। और क्यों होगा वो भी देखिए। मनुष्य के फेफड़े में 5 लोब होते हैं, दाएं फेफड़े में 3 और बाएं में 2। क्वेश्चन बनेगा दाएं में कितने लोब है, बाएं में कितने लोब है? तो अगर क्लियर रहेगा तब आप बता सकते हैं। लोब फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि लोब फेफड़ों में क्या करते हैं, तो ये कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं,
ठीक है, इसका जो उत्तर होगा आपका डी 5। आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में कौन सा अंग वायु मार्ग को साफ और ह्यूमिलाइट करता है? ठीक है, नाक, फेफड़े, मुंह और ट्रैकिया। तो सही उत्तर होगा आपका नाक। ठीक, ह्यूमिलाइट का मतलब कि नाक के बाद श्लेष्मा वायु मार्ग को साफ ह्यूमिलाइट करता है, एक्यूमिलाइट बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये इस तरह आपके 25 क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग में तैयारी करते रहिए और लापरवाही बिल्कुल मत करिए। ठीक है, इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट्स पक्का लिखिएगा, ताकि लिखने से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और हम लोग आगे और